हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के 4th चैप्टर ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर। ओके, देखिए एग्रीकल्चर ये जो चैप्टर है आप लोगों ने क्लास 8 में भी किया था। अगर आपको याद होगा तो क्लास 8th में भी ज्योग्राफी में आपको ये चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। और क्लास 8 में आपने एग्रीकल्चर को डिफाइन करना सीखा था कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है। एग्रीकल्चर फार्मिंग का प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है। एग्रीकल्चर रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग दैट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ सॉयल एज वेल एज रियरिंग ऑफ कैटल्स। याद है ना, आपने 8 में किया था ये रियरिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है। सो एग्रीकल्चर रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग दैट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ सॉयल एज वेल एज रियरिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है। फार्मिंग का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। व्हेनेवर वी से फार्मिंग वी मीन दैट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, one or more than one crops are produced on a patch of land, on a particular patch of land, as well as cattle और livestock are reared, ठीक है ना। तो जब एक पैच ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चर हम लोग समझ रहे हैं, फार्मिंग समझ रहे हैं। देखिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया एक वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चरल लैंड है। Okay, our India is one of the major agricultural land, okay, where 2/3 of the total population or 2/3 of the population are engaged in agriculture, okay। हमारा इंडिया हम लोग पढ़ते आए ना, छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे खेती होती है। इंडिया के पॉपुलेशन का 2/3 जो है वो खेती में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इंडिया में खेती बहुत पुराने समय से होती आ रही है, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। आपके पास रेफरेंस भी है, जब आपने क्लास 6 में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर का प्रूफ मिला था, एविडेंस मिले थे वहाँ पे भी एग्रीकल्चर के। तो हम ये तो कह सकते हैं, देखिए ये इस चीज़ का प्रूफ है ना कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है। इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी समय से होता आ रहा है। इंडिया में एग्रीकल्चर इंडियन पॉपुलेशन के 2/3 पोर्शन को जॉब प्रोवाइड कर रहा है और 2/3 पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतने बड़े पॉपुलेशन को, इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो टू फीड और इन ऑर्डर टू फीड द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फूड और एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप देखिएगा तो फूड सप्लाई के साथ साथ ही एग्रीकल्चर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं ना, कॉटन इंडस्ट्री हो गए, टी इंडस्ट्री हो गए, शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री दैट रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। सो एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ओके। Apart from providing raw material, apart from providing food supply, agriculture also plays a major role in our foreign trade, okay. So it plays a major role in export, ठीक है। जैसे टी हो गया, राइस हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है दुनिया में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है। एग्रीकल्चर हमारे पॉपुलेशन के 2/3 पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ये फूड सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। हमारे एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और आते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, ओके। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। देखिए फार्मिंग का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना एज वेल एज कैटल रियरिंग,
हम लोग ना यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मिंग के 3 टाइप्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड तीसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट दोनों टाइप में, ठीक है, फर्स्ट 2 टाइप्स में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है कॉमन, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं तो सब्सिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हैं गुजारा, जीविकोपार्जन, अपना जीवन यापन करना। तो जब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम कह सकते हैं वैसा फार्मिंग, और दैट फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच प्रोडक्शन इज एम्ड एट सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मीन्स व्हाट? देखिए इस टाइप के फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो ये चीज़ ध्यान में रख के किया जाता है कि जो प्रोडक्शन होगा उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, ठीक है। सो इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग और इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर्स प्रोड्यूस एमिंग एट ओन रिक्वायरमेंट और देयर ओन फूड नेसेसिटीज, ठीक है। जब अपने फूड नेसेसिटी को पूरा करने के लिए खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें एक चीज़ कॉमन है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब है कि इन दोनों कंडीशन में जो फार्मिंग होगा उसका मकसद क्या होगा? अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। देखते चलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? वेरी ओल्ड, एंशिएंट। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नाम से ही क्लियर है कि ये प्रिमिटिव subsistence farming is a form of subsistence farming that has been in practice since ancient time. Okay, ये ऐसा फार्मिंग है जो बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। तो इसका जो प्रैक्टिस है वो क्या होगा? इट इज़ इन प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट टाइम, ठीक है ना, बहुत पुराने समय से ये प्रैक्टिस में है। यहाँ पे देखिए इस फार्मिंग में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो फार्मर होते हैं, दे बिलोंग टू सेम फैमिली और कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी के मेंबर और एक ही फैमिली के मेंबर यहाँ पे खेती करते हैं। ये जो फार्मिंग होते हैं इसमें प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है। लो प्रोडक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का जो तरीका है वो काफ़ी अनसाइंटिफिक है, काफ़ी पुराना तरीका है, ठीक है। यहाँ पे खाद वगैरह यूज नहीं करेंगे, इरिगेशन जो होगा टोटली मॉनसून पे डिपेंड करेगा। ये जो खेती होती है ना, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मॉनसून फॉर इरिगेशन। ओके, इस खेती में इस फॉर्म में जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं, दे आर वेरी ट्रेडिशनल टूल्स लाइक दाव, सिकल्स, वुड स्टिक्स, etc। ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं टूल्स वो बहुत पुराने होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टूल्स जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉनसून पे टोटली डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन क्या होगा? काफ़ी लो क्वालिटी का होगा, प्रोडक्शन काफ़ी लो होगा। लो होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे मॉडर्न तरीके से खेती नहीं करते हैं, ठीक है। लैंड जो है वो भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा, लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड। लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी क्या होगी? लो होगी। ओके, देखिए एक चीज़ ना इसमें आपको और देख सकते हैं कि हम लोग ना पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, एक स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ड ये आप लोगों ने काफ़ी पहले भी पढ़ा है, इसको आप जानते हैं पहले से, फिर भी एक बार हम लोग देखते हुए चलते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से ही क्लियर है कि कल्टीवेशन शिफ्ट होते हुए करना है। मीन्स नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो खेती करते हैं वो एक फिक्स जगह पे करते हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं दे डू नॉट कल्टीवेट ऑन अ फिक्स्ड लैंड। ओके, दे कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर कल्टीवेशन। ओके, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या देखते हैं कि जो फार्मर होते हैं दे डू नॉट कल्टीवेट ऑन अ फिक्स्ड लैंड। ओके, दे कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी को आपने क्या कहा था? स्लैश एंड बर्न। ये भी हम लोग सुने हुए हैं ना, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और मेथड। इसमें भी क्या देखे थे आपने? क्लास 9th में पढ़ा था हिस्ट्री में भी, ठीक है ना। स्लैश एंड बर्न में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो ट्राइबल्स थे वो जंगल के एक पैच को, एक एरिया को क्या करते हैं? क्लियर करते थे, वहाँ पे खेती करते थे, ठीक है। जब फसल तैयार हो जाती थी तो वो उसको फसल की कटाई करने के बाद उस एरिया में आग लगा देते थे, ठीक है। वो उनका ये मानना था कि जो राख है उससे ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, और वो क्या करते थे? आग लगा के दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाते थे,
ठीक है। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद वहाँ पे आते थे, तब तक ये ज़मीन फिर से हरी भरी हो जाती थी, फिर उसको क्लियर करते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। तो ये जो साइकिल है, ये जो पैटर्न है, वो कंटिन्यू करता रहता था। इसी को बोलते थे स्लैश एंड बर्न मेथड, ठीक है। स्लैश करना है, बर्न करना है, यही मेथड कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि एक जगह खेती करना है, फसल की कटाई होने के बाद उस जगह से मूव कर जाना है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये चलता रहता है। 9th में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था ना। देखिए, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न मेथड जो है, ये बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है। और ये दुनिया के अलग अलग एरिया में, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में ये प्रैक्टिस में थे, और आज भी कई हिस्सों में ये प्रैक्टिस में है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ना कुछ डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जो जैसे इस फॉर्म के कल्टीवेशन को वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में कौन कौन से नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ हमारे इंडिया में और कौन कौन से नाम से इसको जानते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 34 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे इसको बोला जाता है झूम, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मणिपुर में इसको बोला जाता है पामोलो, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसको बोला जाता है दीपा, ठीक है। इंडिया में आप इसको और देखिएगा तो एमपी में इसको बोलते हैं बेवार और दाहिया, आंध्रा में इसको बोलते हैं पोडू और पेंडा, ठीक है। जबकि उड़ीसा में क्या बोलते हैं इसको, उड़ीसा में इसको बोलते हैं पामादोबी, कोनकामा और ब्रिंगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में इस खेती को बोलते हैं कुमारी, ठीक है। साउथ ईस्ट राजस्थान में इसका क्या नाम है, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में इसका नाम है वलरे और वल्ट्रे, जबकि हिमालयन बेल्ट में इसको खिल कहते हैं, और झारखंड में इसको क्या कहते हैं, झारखंड में इसको कुरुवा कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको झूम बोलते हैं, ठीक है। जबकि आप देखेंगे तो वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मेक्सिको, मेक्सिको में क्या बोलते हैं, इसको मिल्पा बोलते हैं, ठीक है। वही आप देखिए तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में इसको मैसोल कहते हैं, ठीक है। लैडांग इसको बोलते हैं इंडोनेशिया में, और रॉय बोलते हैं वियतनाम में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट नेम है ये भी आपको पता होने चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग समझ लिए हैं कि ये बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है। यहाँ लो प्रोडक्शन होता है, लो फर्टिलिटी होती है लैंड की, जो टूल्स होते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही फैमिली या एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो यही रहेगा, चाहे वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो, मीनिंग तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना। ये जो फार्मिंग होती है ये वैसे एरिया में किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो पैचेज ऑफ लैंड होंगे या लैंड साइज होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है ना। हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, लैंड क्या है ना, अगर हम लैंड को बात करते हैं, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। थोड़ा सा अलग से देखते हैं, ठीक है। देखिए, क्या है ना कि पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लैंड नहीं बढ़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने दादाजी की प्रॉपर्टी की, तो आपके दादा के पास जो ज़मीन थी, ठीक है, सपोज कीजिए आपके पापा 2 भाई है, तो वो ज़मीन अब क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में बटेगा। आप 2 भाई है तो अब क्या हो जाएगा, लैंड जो है वो साइज और घटता चला जाएगा। तो राइट टू इनहेरिटेंस के कारण क्या होता है, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो तो सक्सेसिव जनरेशन में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं, जिससे लैंड का साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है, जबकि पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी हैव टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन वेरी लिमिटेड साइज ऑफ लैंड, ठीक है। तो जब लिमिटेड साइज पे आपको प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को फीड किया जा सके, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो कैपिटल इनपुट्स है जो खेती में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, चाहे वो आपके बायोकेमिकल्स हो,
फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स हो, क्वालिटी सीड्स हो, ठीक है, लेबर ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग टोटली मानसून पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मानसून पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे इरिगेशन के और भी आपको और भी ऑप्शन तलाशने हैं। तो प्रोडक्शन के लिए देखिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल इनपुट्स या और जो भी चीज़ें हो सकती है वो सब मैक्सिमम डालना है यहाँ पे, ताकि प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके, और प्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन है उसको फीड किया जा सके। ये कहलाएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोकेमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, इरिगेशन के एडवांस्ड तरीके यूज किए जाते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाने पे फोकस किया जाता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण क्या होता है कि जो ज़मीन है वो टुकड़ों में बंट जाता है, जिससे ज़मीन के प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ज़मीन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग इनपुट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लैंड होते हैं, इस लैंड पे एक साल में कोशिश की जाती है कि एक से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस किया जा सके। तो लैंड के ऊपर क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एग्रीकल्चर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होंगे लैंड पे। उसके बाद आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मकसद तो उनका पहले अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अगर जो उसके बाद जो सरप्लस होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, और उसके थ्रू वो इनकम भी जनरेट करते हैं, ठीक है। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, कैपिटल इनपुट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग एक टाइप और देखते हैं, वो है कमर्शियल फार्मिंग। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग कहने का मतलब क्या होता है, पिछले दो टाइप में हमने क्या देखा है कि जो प्रोडक्शन होते हैं वो अपने यूज के लिए करते हैं, प्रोडक्शन फॉर ओन यूज, ओके। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे अपने यूज के लिए नहीं होता है, प्रोडक्शन किसके लिए होता है, अदर्स के लिए, दूसरे के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, ओके। जो प्रोड्यूस किया गया फसल है, जो प्रोडक्शन है, उसको वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो मार्केट में बेच सके, या जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको सप्लाई कर सके एज अ रॉ मटेरियल। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है शुगर केन का, तो जो फार्मर्स शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं वो शुगर केन का कंजम्पशन खुद से नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूस इसी पर्पज़ से करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री को उसको वो सप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसको ना, इसमें मेनली हम लोग कैश क्रॉप्स देखते हैं। कैश क्रॉप्स आर सच क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेलिंग इन मार्केट, ओके। और जो सेलिंग के थ्रू जो इनकम होती है उससे ये अपने खर्चे पूरे करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको ना हम देख सकते हैं कि प्लांटेशन फार्मिंग भी इसका एक एग्जांपल है, या प्लांटेशन फार्मिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लार्ज एस्टेट और एरिया में एक ही तरह के प्लांट को लगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एक ही तरह का प्लांट होगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें। जैसे हमने क्या एग्जांपल देखा है, कॉटन हो गए, टी हो गए, रबर हो गए, शुगर केन हो गए, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना। यहाँ देखिए, कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इंडस्ट्री तक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, साथ ही साथ जो ये प्रोड्यूसर है इनको देखिए, ये जो बेसिकली ये इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इनके प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के तरफ से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इनको, इनके जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन को अच्छे से मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, साथ ही साथ एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग डील किया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आप अपने वैल्यूएबल कमेंट को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।